जो आज मेरा टॉपिक है वो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि हमारे कंपटीशन के हिसाब से स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रेजेंट में जो भी हमारा कंपटीशन होने वाला है उसके लिए आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपको यह सोचना है कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में, किसके नाम से बनी, वल्लभ भाई पटेल के, ऐसे नहीं। इस पर जितनी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चाहे आपका एक ही टॉपिक हो, लेकिन जितनी चीजें इससे बन सकती हैं और जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है उस चीजों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आप लोगों ने उसको पूरे कंपटीशन के लिए तैयार करना है। अगर किसी को उसमें कुछ चीज मेरे से पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, आप आपका बेचक पूछ सकते हो। देखो सबसे पहले चीज स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब सभी को पता है एकता होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक प्रतिमा है, सभी को पता है कि एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है। तो सबसे पहली चीज सोचने वाली ये है कि ये प्रतिमा बनाए, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम क्यों रखा गया है, प्रतिमा। ये एक प्रतिमा है, इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों रखा गया है, यानी कि ये मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति क्यों इसका नाम रखा गया है। हिंदी में एकता की मूर्ति तो बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसका नाम एकता की मूर्ति क्यों रखा गया है। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सभी ने सुन रखा है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधा था। पूरा देश को एकता के, पूछा जाता है ये चीज, ठीक है ना, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य किया गया था वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। अभी आप हिस्ट्री में, हिस्ट्री के टॉपिक में आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, वहां पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल आपका आप लोगों के लिए, यानी वनडे कम्पिटिटर्स के लिए ही नहीं है कि एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। इस समय जो लोग आपका जिनके लेक्चरर के एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, जिनके लेक्चरर के एग्जाम चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बायो से इंटरव्यू देना चाहता है उनके लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिएगा इसका कारण, इसका नाम जो दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका नाम रखा गया। सबसे पहली चीज, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव किसने रखी थी, कब रखी गई थी और नींव किसने रखी थी। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी नींव जो रखी गई थी, ईयर आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 2013 में जो रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी और वो सीएम थे, गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका रखी गई थी। यानी उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जो थे उस समय गुजरात के आपका जो थे सीएम थे, और उनके द्वारा जो रखी गई थी इतनी तारीख को 31 अक्टूबर 2013 ईस्वी को जो रखी गई थी वो आपका इसकी नींव रखी गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इसी दिन आपका क्यों इसको रखा गया, इसकी नींव रखी गई। तो 31 अक्टूबर, इसकी नींव 31 अक्टूबर 2013 को इसलिए रखी गई क्योंकि जो ये आपका 31 अक्टूबर है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875। याद रखना, आपका जो भी चीज है मैं आप लोगों को आज डिस्कस कर रहा हूं। तो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को जो हुआ था वो आपका वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और ये जन्म जो इनका हुआ था, इनका जो जन्म जिस स्थान पर, क्योंकि हर चीज इसकी इंपॉर्टेंट है इस टाइम, इनका जन्म जो हुआ था आपका नाडियाद, नाडियाद जगह है आपका गुजरात में। तो गुजरात में, नाडियाद के गुजरात में जो हुआ था, इस डेट पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसकी नींव जो रखी गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, वो इस डेट पर रखी गई थी, 31 अक्टूबर को इसकी नींव रखी गई थी। आर यू गेटिंग पॉइंट, किसी को दिक्कत, ओके। तो इस दिन जो रखी गई थी इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा देखो, इसी दिवस को हम एक दूसरे दिवस के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस। 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है आपका, हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको हम जो आपका मनाते हैं एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस भी जो मनाया जाता है एक इसी के नाम से, क्योंकि एकता से आपको मैंने पहले समझा ही दिया है कि क्यों आपका इसको जाना जाता है। तो इसके जन्म की वजह से जो हुआ था, ये इस दिन आपका क्या करा जाता है, इसका नींव रखी गई थी, ठीक है, इस दिन इनका जन्म हुआ था। अच्छा देखो, इनका जो, इनके अगर मृत्यु की बात करूं, इस समय इनकी मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी मृत्यु से भी आपका, इनकी डेथ जो हुई थी उस पर भी एक क्वेश्चन बनेगा। इनकी मृत्यु जो हुई थी 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी।
15 दिसंबर इस दिन आपका जो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे अभी भी आपने इस साल भी आप लोग अपडेट हो, आप कॉम्पिटिटर हो, आपको मेरे से ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है। तो आप लोग देखिएगा, इस बार भी आपने एक चीज देखी होगी कि एक मैराथन दौड़ हुई थी, रन फॉर यूनिटी मैराथन शुरू होती है, कितनी तारीख को होती है? ये इन्हीं के जन्म दिवस पे होती है, 31 तारीख को, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि रन फॉर यूनिटी, इनकी मृत्यु से रिलेटेड है, रन फॉर यूनिटी मैराथन पहली बार आपका आयोजित कब हुई थी? फर्स्ट टाइम। तो रन फॉर यूनिटी पहली बार आपका जो आयोजन हुआ था वो इनके मृत्यु के दिन 15 दिसंबर 2013 में जो करा गया था, इसका भी आयोजन पहली बार करा गया था 2013 में, ऐसी आज की बात नहीं है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज की डेट पर हमारा हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये अब आपका परमानेंट बन चुका है, ठीक है ना। तो रन फॉर यूनिटी जो आपका पहली बार आपका आयोजन करा गया था, ये 15 दिसंबर 2013 ईस्वी में करा गया था, ठीक है। थोड़ा अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं मैं, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अगर आप इनकी पिता का नाम देखोगे तो छबेर भाई इंपॉर्टेंट है। छबेर भाई जो थे इनके पापा थे, इनके पिताजी का नाम था छबेर भाई। तो छबेर भाई जो थे इनके पिताजी थे। और अगर देखोगे तो इनकी जो माता मदर थी उसका नाम था लाडवा, लाडवा जो थी इनकी मदर थी। तो ये हर चीज आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो छबेर भाई और लाडवा के ये आपका पुत्र थे। और जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो जिस पे हमारा डिस्कस चल रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस पे मैं बातचीत कर रहा हूं, ये प्रतिमा आप लोगों को पता है कि किसकी है? हाँ, ये प्रतिमा जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये इनकी प्रतिमा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यार ये तो जो थे आपका गुजराती थे और सरदार तो होते हैं पंजाब में, तो इनको जो है आपका सरदार क्यों कहा गया है? ठीक है ना, इनको सरदार की उपाधि, ये उपाधि है इनकी, ये सरदार नहीं थे, इनकी उपाधि थी। तो जो इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, हाँ, वो सभी को पता है कि बारदोली की महिलाओं द्वारा इसको जो दी गई थी वो सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली, ठीक है ना। तो बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको जो दी गई थी वो सरदार की उपाधि दी गई थी। अब क्यों दी गई थी आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बारदोली एक जगह है आपका, उसकी महिलाओं द्वारा जो दी गई थी, इनको जो दी गई थी सरदार की उपाधि दी गई थी। अब देखो, जब इनको सरदार की उपाधि दी गई थी तो वो क्यों दी गई थी? क्योंकि 1928 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है डेट सहित, 1928 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था, बारदोली आंदोलन। तो पहले तो पूछा जाता है, ये बारदोली आंदोलन मैं बाद में भी हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा डिटेल से। तो पहले तो पूछा जाता है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। दूसरा, बारदोली आंदोलन किससे संबंधित था, यानी कि कैसा आंदोलन था? आंदोलन भी अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन अलग है, ठीक है ना, राज्य आंदोलन अलग। ये आंदोलन जो था किसान आंदोलन था, ये किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। तो ये था आपका किसान आंदोलन। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये आंदोलन जो था, बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था और ये आंदोलन जो था एक किसान आंदोलन था। और अब ये था क्या, ये बहुत बड़ी चीज है बारदोली आंदोलन, अभी हिस्ट्री के टॉपिक में डिस्कस होगा ये। तो आगे देखेगा जो ये किसान आंदोलन है बारदोली का, इसका नेतृत्व जो करा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करा गया था, ठीक है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व जो करा गया था वो आपका वल्लभ भाई पटेल द्वारा करा गया था। और जब वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नेतृत्व करा गया था तो इस आंदोलन की सफलता के बाद, जब ये आंदोलन सफल हो चुका था, इसकी सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने जो था इनको जो उपाधि दी गई थी वो आपका इस नाम, ये उपाधि इनको दी गई थी। आगे बात समझ में? तो इनको जो उपाधि दी गई थी वो सरदार की उपाधि दी गई थी। किसी को कोई पूछना कुछ? तो बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद इनको जो दी गई थी वो 1928 ईस्वी में सरदार की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी।
खैर यहाँ पर मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैं इन चीजों को भी डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अब आप देखिएगा कि जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सभी को मैंने डिस्कस भी कर दिया है और आप लोगों को पता भी है कि ये सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। देखिएगा, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, इसको देखूं, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये गुजरात राज्य में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको लेकर चल रहा हूं मैं। ये जो है आपका गुजरात, जो हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में एक बांध पड़ता है, डैम पड़ता है सरदार सरोवर, ठीक है ना, जो आपका डैम है सरदार सरोवर बांध। अब उस डैम में नहीं है, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये आपका नियरेस्ट है इसके। आई बात समझ में? तो ये मत सोचिएगा, अब यहाँ पर दो चीजें क्लियर हो रही हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको अब याद हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है। तो ये सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में स्थित होगा, ठीक है ना, और इस पर आपका जो है ये इस डैम से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये है, ठीक है ना। खैर डैम में आपका थोड़ा इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तब भी इसको बातचीत करी जाएगी। तो इससे 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये जो है आपका एक टापू पर स्थित है, ठीक है ना। एक टापू, टापू मतलब द्वीप समझ लो आप। टापू का मतलब सभी को पता होगा, कि कोई ऐसा है जिसको पता ना हो कि टापू किसको कहते हैं, सभी को पता है। टापू मतलब अगर ये लैंड है, ये लैंड है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी का बहाव है, बीच में ये लैंड हो गई, तो उसको जो कहा जाता है आपका टापू कहा जाता है। ये द्वीप भी यही हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो है जिस टापू पर ये आपका स्थित है वो है आपका साधु बेट। साधु बेट टापू पर आपका ये स्थित है, साधु बेट इंपॉर्टेंट है और याद आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक टापू है साधु बेट, इस टापू पर ये स्थित है। आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना है, ठीक है ना। जो ये टापू है साधु बेट टापू, ये नर्मदा नदी, ये टापू जो बनाया गया है ये नर्मदा नदी द्वारा ये टापू बनाया गया है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी जो है आपका इस टापू का निर्माण करती है, इसके द्वारा ये बनाया गया। अब आपको दिमाग में आ गया कि नर्मदा नदी भी इधर से जा रही है, यानी कि नर्मदा नदी पर ही ये स्थित हो गया, ठीक है ना। तो ये टापू जो है आपका नर्मदा नदी पर आपका बनाया गया है, इस पर ये सही बनता और उसी पर इसका अस्तित्व हुआ है। अगर अभी प्रेजेंट में ध्यान दूं इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, तो इसकी ऊंचाई को आप देखिएगा दो तरीके से आपने याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है दो तरीके से याद रखिएगा। कैसे? एक तो जैसे प्रतिमा बनेगी, जैसे आपका ये मूर्ति बनी हुई है, ये जमीन है, ठीक है ना। तो मूर्ति ऐसे नहीं होती है कि जमीन के ऊपर आपने सीमेंट डाला फट बना दिया, ऐसा नहीं। ये मूर्ति तो बहुत जबरदस्त बनी हुई है। इस मूर्ति की अगर मैं देखूं तो ये जमीन है, जमीन से नीचे भी जो है आपका मूर्ति गाड़ी हुई है, खोदा होगा उससे नीचे भी इसको डाला गया है, समझ लो। पहले मूर्ति बनाई उसके बाद ये जमीन से नीचे भी डाली हुई है। तो इसकी ऊंचाई यानी कि इसको कहेंगे हम बेस, आधार, यह आधार, और ये इसकी रियल ऊंचाई होगी। तो अगर मैं इससे ऊपर की ऊंचाई देखूं तो ये है 182 मीटर ऊपर की, समझ लो। इससे ऊपर की ऊंचाई जो है यानी कि 182 मीटर। तो अगर आपको पूछा जाता है कि प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है तो 182 मीटर। इसको आप फीट में लाएं तो 597 फीट, 597 फीट भी आप इसको लिख सकते हो फीट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसकी कुल ऊंचाई टोटल लंबाई पूछी जाए, टोटल पूछ रहा मैं ऊपर से नीचे, तो 182 ये हो गया, और ये नीचे जो है आपका 58 मीटर नीचे भी है। ये इसके नीचे जो है आपका 58 मीटर भी है। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? ऊपर 182 मीटर है, लेकिन जमीन के नीचे भी बेस में आधार में कितना है 58 मीटर। तो आधार सहित इसकी ऊंचाई अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी 182 प्लस 58, दिस इज इक्वल टू आपका 250। तो 240 मीटर आपका जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसका आपका ये हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो इतनी ऊंचाई जो है आपका इसकी मानी जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा देखो, अब आपको ये तो समझ आ गया कि ये मूर्ति यहाँ पर टापू पर लगी है, इसकी कितनी ऊंचाई है। देखो जब ये बड़े लेवल पर, क्योंकि ये आपका बड़ा कंट्रोवर्सी भी, आपने देखो कई नेताओं ने तो इस पर आपका हल्ला भी कर दिया कि भाई इतना खर्चा आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, वो उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखो जो आपका ये प्रतिमा है, इसकी जो आपका डिजाइन, हाँ
अब इन चीजों को आप रिलेट भी कर सकते हो। इसका जो आपका डिजाइन तैयार करा गया है वो राम सुतार द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था, यानी इस मूर्ति का डिजाइन राम सुतार द्वारा तैयार करा गया था। अब राम सुतार का नाम आपने पहले भी एक जगह सुना होगा। इन्होंने एक और महापुरुष की भी प्रतिमा बनाई थी, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, पूछा जाना ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। ये इसका डिजाइन भी जो आपका तैयार करा गया था, ये आपका इन्हीं के द्वारा करा गया था। लेकिन इस मूर्ति को बनाने का जो ठेका दिया गया था, हाँ ठीक है ना, इस मूर्ति को डिजाइन तो इन्होंने तैयार करा था, लेकिन इसको बनाने का जो आपका ठेका दिया गया था वो इस समय ये कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है उसके द्वारा आपका टर्बो कंपनी को ये ठेका दिया गया। अब इस पर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, कई सारी चीजें हैं। जैसे ये ठेका किसके द्वारा लिया गया है, ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार कराया है, या लार्सन एंड टर्बो कंपनी का मुख्यालय पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। तो इसका ठेका जो लिया गया था ये आपका इनके द्वारा करा गया था। अब इस मूर्ति जब इन्होंने ठेका लिया, इन्होंने डिजाइन तैयार करा, तो इस मूर्ति पर जो टोटल आपका खर्चा आया था वो 2989 करोड़ का खर्चा इस मूर्ति को बनाने पर आया था, ठीक है ना। 2989 करोड़ जो है आपका इसका खर्चा टोटल आपका आया हुआ है, ठीक है ना। इतना ज्यादा खर्चा इसका आया था टोटल, बहुत ज्यादा खर्चा, इतना करोड़ का खर्चा इनका लगा था, ठीक है ना। और आप ये समझ लीजिएगा कि ये मूर्ति अगर हम आपका देखेंगे, इसका वजन, इसका जो वजन है वो आपका 17,000 टन, ठीक है ना। 17,000 टन जो है इसका जो है वर्तमान में इसका इतना वजन है, इतना ज्यादा वजन जो है इसने रखा हुआ है। अब जब इतना वजन है, इतनी बड़ी ये मूर्ति बनी हुई है, तो कई लोगों का आपका ये भी मानना था, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में इसके बारे में पढ़ा होगा कि कई लोगों का बोलना था कि इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, 17,000 टन जिसका वेट है, इतना भार इसका है, तो क्या ये मूर्ति, क्योंकि भारी चीज है, तो क्या ये मूर्ति भूकंप को झेल पाएगी, या आप लोगों को पता है कि गुजरात एक समुद्री राज्य है, ठीक है ना। और जब गुजरात समुद्री राज्य है तो वहां पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, हवाओं का प्रॉब्लम, यानी साइक्लोन आ जाते हैं, वहां पर चक्रवात आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस मूर्ति को इस्टेब्लिश जो करा गया उसी तरीके से करा गया। कैसे? ये मूर्ति आपका 180 किलोमीटर पर आवर हवा का वेग झेल सकती है, यानी अगर हवा, चक्रवात, साइक्लोन कितनी स्पीड से भी आ जाए, यानी ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर जो एग्जाम है पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपका हवा आती है, तो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो वो आपका इसको झेल जाएगी, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भूकंप आता है, ठीक है ना, तो ये आपका 6.5 रिएक्टर, इतना का भूकंप भी आपका ये झेल सकता है। आई बात समझ में? तो इतना का भूकंप भी आपका, इसका कोई भी आपका प्रभाव नहीं करा सकता है, कुछ भी आपका ये झेल सकता है। आई बात समझ में? तो शुरू से मैंने इसकी हर चीज आपको एक एक करके बता दी है कि ये कैसे क्या कर सकता है, कितना काम कर सकता है। देखिएगा 6.5 रिएक्टर का भूकंप भी ये आपका झेल सकता है। इतना भूकंप आ जाएगा तो इस मूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे बड़ा आ जाए, ठीक है ना। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूकंप के तरीके आप लोगों को उसमें बताए गए हैं या बताए जाएंगे, भूकंप के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका आ जाए तो तब दूसरी बात है। ओके, अच्छा देखो, अगर जब इतनी बड़ी प्रतिमा है, इतनी बड़ी मूर्ति है ये, तो अगर ये पूछा जाए आपको एग्जाम में कि इस मूर्ति को कितनी दूरी से देखा जा सकता है, ठीक है ना, तो इस मूर्ति को 12 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप 12 किलोमीटर दूर खड़े हो तो आप इस मूर्ति को देख सकते हो। तो 12 किलोमीटर की दूरी से जो है इस मूर्ति को देखा जा सकता है, देखा आपका जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका इस मूर्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कहां कहां आपका देखा जा सकता है। देखिएगा, जो ये मूर्ति है, जब ये सब चीज मैंने बता दिया लगभग कि ये कैसे बनी, क्या बनी, किसने बनाई, किसने डिजाइन तैयार करा, क्या करा, ठीक है ना, कब इसकी नींव रखी गई। लेकिन अब आपका मेन क्वेश्चन जो इसमें आएगा, क्योंकि बनी तो 2013 में नींव रखी गई थी, तो तब से बनती जा रही थी, ठीक है ना। इसका जो अनावरण हुआ है, अनावरण वो इंपॉर्टेंट है, और अनावरण जो इस मूर्ति का हुआ है वो 31 अक्टूबर
ठीक है ना। इसका अनावरण जो हुआ है 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण करा गया था, और इसका अनावरण जो करा गया है वो उसी व्यक्ति द्वारा करा गया है जिसने इसकी नींव रखी थी। तो लेकिन उस समय और इस समय में अंतर यह है, उस समय नरेंद्र मोदी जी जो थे वहां के सीएम थे, और इस समय क्या है, देश के पीएम है। तो इस समय ये जो है आपका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो करी गई है इसकी नींव रखी गई है। ओके, अब तो ये तो आपका जो है टोटल इस मूर्ति से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है उससे रिलेटेड है। लेकिन अब इससे रिलेटेड चीजें आएंगी। एक तो जो आपको तैयार करना है वो हिस्ट्री में तैयार करना है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भी आपका देश के लिए करा हुआ है, ठीक है ना, वो चीजें आपका हिस्ट्री में हम लोग आपका टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को पता है कि इनको जो कहा जाता है आपका भारत का बिस्मार्क भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कहा जाता है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इनको, और इन्हीं को जो कहा जाता है लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क है या आपका लौह पुरुष कहें जो कहा जाता है, ये आपका इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को इस नाम से जाना जाता है। देखो इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो, आप लोग जानते हो हिस्ट्री में भी आप लोगों से या पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस हो रखा है, जो ये आपका पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में को एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये देश के एक जो थे आपका पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है ना। देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपका यही थे, फर्स्ट। वैसे उप प्रधानमंत्री जैसे आप देखोगे कई लोगों को इस चीज का पता नहीं रहता है, उप प्रधानमंत्री हमेशा नहीं बनता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसका हिंट आप लोगों को दे देता हूं कि उप प्रधानमंत्री आपका कब बनता है। उप प्रधानमंत्री की आज तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी दूसरी चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज तो अभी तक अगर भारत के इतिहास में देखोगे तो कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं, 8 उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। यानी कि अभी तक टोटल जो है आपका 8 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं टोटल, ध्यान रखना आप। ओके, जो ये 8 उप प्रधानमंत्री बने हैं इसमें पहले तो ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट थे, और जो लास्ट आपका बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जो थे अभी तक के लास्ट बने हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे हमारे आपका लास्ट उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इसके बाद आपका नहीं बने। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब आई थी तो उस टाइम ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी जो थे ये आपका बने थे। देखिएगा थोड़ी चीजें समझने वाली हैं, थोड़ी चीजें आपको देखनी है कि उप प्रधानमंत्री के बारे में बता दूं कि ये आपका भारतीय संविधान में कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बने, हमेशा उप प्रधानमंत्री बने। ये कब बनते हैं? तो उप प्रधानमंत्री तब बनता है आपका जब प्रधानमंत्री आपका पर क्या हो, अतिरिक्त बोझ हो, यानी कि प्रधानमंत्री को लगे यदि उस पर कार्य का क्या है, अतिरिक्त बोझ है, तो उसके लिए ये आपका क्या करता है, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, अतिरिक्त बोझ। और ये उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्य आपका करता है, इसके प्रधानमंत्री के संपूर्ण कार्य ये करता है इसके अनुपस्थिति में, ठीक है। तो अभी तक ये बन चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे देश के पहले आपका होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है ना। ये जो थे आपका पहले गृह मंत्री भी जो रहे हैं, होम मिनिस्टर भी जो रहे हैं, वो आपका यही रहे हैं। तो पहले गृह मंत्री कहें या पहले होम मिनिस्टर कहें, यही थे। पहले उप प्रधानमंत्री भी जो है आपका यही रहे हैं। ओके, इनकी उपलब्धियों में आपका बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं, वो सारे आपका हिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है इस समय करंट अफेयर के हिसाब से भी, 1991 ईस्वी में इनको जो दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड चीजें भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। 1991 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया था ये इन्हीं को प्रदान करा गया था। 1991 ईस्वी में भारत रत्न इनको प्रदान किया गया था मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत समझ लो, मरने के बाद, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा कि इनके साथ 2 व्यक्तियों को और दिया गया था 1991 में, वो भी इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो मरणोपरांत दिया गया था राजीव गांधी को, ठीक है ना। राजीव गांधी को भी आपका दिया गया था इनके साथ। और 1991 में एक आदमी और दिया गया था, मोरारजी देसाई,
मोरारजी देसाई को भी आपका जो दिया गया था, ये आपका ये पुरस्कार दिया गया था। 3 व्यक्तियों को जो दिया गया था, ये पुरस्कार यहां पर दिया गया था, ठीक है ना। ये पुरस्कार मरणोपरांत जो था इनको मिला था, और इनके साथ साथ राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को भी 1991 में ये आपका ये प्राइज दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, एक चीज आपका हिस्ट्री में जो अमूमन हम लोग छोड़ देते हैं, जब वल्लभ भाई पटेल का टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा उसको डिस्कस कर लेता हूं कि आप लोग जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे, ठीक है ना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपका अधिवेशन होते थे सालाना, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, उसके जो सालाना अधिवेशन होते थे उसमें 1931 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वैसे भी इंपॉर्टेंट बन गया। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे ये आपका अध्यक्ष थे, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनके क्या होते थे, हर साल अधिवेशन होते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल आपका क्या होते थे, अधिवेशन होते थे, तो उस अधिवेशन में, ठीक है ना, उस अधिवेशन में ये कराची अधिवेशन था। पूछा जाता है एग्जाम में किस अधिवेशन में करा था, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो करी गई थी इनके द्वारा ही करी गई थी। कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जो करी गई थी वो इन्हीं के द्वारा करी गई 1931 ईस्वी में। और आप लोगों को अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए ध्यान हो, जब भारत का संविधान हम लोग पढ़ रहे थे, यानी ये तो आपको पता चल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 1931 में अध्यक्ष थे, और उनके जो अधिवेशन था उसमें कराची अधिवेशन में उन्होंने क्या करी थी, अध्यक्षता की थी उन्होंने। देखो 1931 की बात कर रहे हैं, यानी हम गुलाम थे उस टाइम पर, ठीक है ना। भारत अपने संविधान के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो यहाँ पर एक और चीज हमारे एग्जाम के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट है और बता देता हूं आप लोगों को कि जब 1931 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो उस अध्यक्षता में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस दौरान आपका इन्होंने पहली बार, ठीक है ना, भारत के इतिहास में पहली बार मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित करा था। यहाँ पर इस अधिवेशन में जो कहा गया था मूल अधिकार, आप लोग संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, मूल अधिकार का प्रस्ताव जो पारित करा गया था ये इन्हीं के द्वारा पहली बार यहाँ पर करा गया था। यानी रूपरेखा इन्होंने बनाई थी और तब आपका जवाहरलाल नेहरू ने इसको पारित करा दिया, ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो करी गई थी मूल अधिकारों का प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार इनके द्वारा इसी अधिवेशन में करी गई थी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आपका कब मूल अधिकारों की रूपरेखा तैयार हुई थी। जो हमारे मूल अधिकार है आप लोग पढ़ते हैं, आपको दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जीने का अधिकार, जो भी अधिकार है, ठीक है ना, वो अधिकारों में आपका इसकी रूपरेखा पहली बार जो करी गई थी इसी अधिवेशन में इनके द्वारा तैयार कराई गई थी 1931 में, ठीक है। इनके नाम का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का एक हवाई अड्डा भी है, और वो भी इस समय इंपॉर्टेंट है। वो कहां पर है, अहमदाबाद, है ना। तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का जो है एक हवाई अड्डा है, ठीक है ना। इनके नाम का जो बनाया गया है, गुजरात में ही आपका एक हवाई अड्डा इनके नाम का बनाया गया है अहमदाबाद में। इसके अलावा इन्होंने जो था ये लास्ट चीज जो कि इसमें मैं बता रहा हूं वो है कि जो आपको समझनी है, इन्होंने एक नारा दिया था, वो था कर मत दो। एक इंपॉर्टेंट इनका जो था नारा था कि कर मत दो, कर मतलब टैक्स, ठीक है ना। तो इन्होंने आपका एक नारा दिया था कि कर मत दो, इनके द्वारा ये नारा जो दिया गया था जनता को, ठीक है, देश को ये नारा दिया गया था। तो ये टोटल जो था आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड था, और ये सारे जो आ जाएंगे हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इसकी एक चीजें तैयार करनी है और पढ़नी है। इसके अलावा जब आप हिस्ट्री खोलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना है हमारा, अभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ तक, उसमें आप देखेगा कि एक बार खोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल,
है ना। आप हिस्ट्री की बुक खोलेगा और उसमें देखेगा जो आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, उसमें देखेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये आपका एक बड़ा इश्यू इसमें बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी।